नमस्कार स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं एसएससी प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन की और आज के सेशन में हमने लिया है कॉमन एयर्स को, जो कि एसएससी सीजीएल टियर 2 21 फरवरी 2018 वाले क्वेश्चन पेपर में आ चुकी हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं हमारे आज के सेशन को। देखिए, हम सेंटेंसेस का सिंटैक्टिकली एनालिसिस करते हैं और सिंटैक्टिकल एनालिसिस का मेरा मतलब होता है कि सेंटेंस की स्ट्रक्चर, यानी कि सेंटेंस के जो वर्ड्स हैं वो किस ग्रामेटिकल अरेंजमेंट में लिखे गए हैं, वो किस ग्रामेटिकल पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, स्ट्रक्चर सही है या गलत है, सेंटेंस में जो वर्ड्स हैं उनका जो आपस में कनेक्शन है वो सही है या गलत है, या फिर वो किस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को कन्वे कर रहे हैं, उनका जो ऑब्जेक्टिव मीनिंग निकल के आ रहा है वो सही है या गलत है। इन्हीं सब चीजों को जानने के लिए, समझने के लिए सेंटेंस को सिंटैक्टिकली एनालाइज किया जाता है, यानी कि वर्ड टू वर्ड हम देखते हुए चलते हैं कि कौन सा वर्ड किस दूसरे वर्ड से किस तरह से जुड़ा हुआ है, क्या उसमें कनेक्शन है और क्या उसका मीनिंग निकल के आ रहा है। इंग्लिश ग्रामर को बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से समझने के लिए मुझे ये सबसे अच्छी अप्रोच लगती है। चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए, सेंटेंस के पहले वर्ड से स्टार्ट करेंगे और आखिरी तक चलते जाएंगे। पहले एक बार पूरा सेंटेंस पढ़ के देख लेते हैं। रफली, और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन शुड सीरियसली कंसीडर गिविंग स्टूडेंट्स मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड एम्पावरिंग द स्टूडेंट काउंसिल टू प्ले मोर देन ए सिंबॉलिक रोल। देखिए, पहला वर्ड जो लिखा हुआ है वो डिटर्मिनर लिखा हुआ है, एक पॉजेसिव डिटर्मिनर है आर, और ये लगाया जाता है नाउन को रिफर करने के लिए। अब नाउन एक ये भी है और एक ये भी, एडमिनिस्ट्रेशन भी नाउन है। तो हमारा जो पूरी ये नाउन फ्रेज है, ये पूरी की पूरी नाउन फ्रेज इसको कहेंगे। इस नाउन फ्रेज का मुख्य नाउन क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन। ये वाला जो नाउन है स्कूल, ये नाउन तो है, लेकिन अब इस स्ट्रक्चर में, इस नाउन फ्रेज में ये नाउन मॉडिफायर के रूप में है। इसको मैं कहता हूं नाउन मॉडिफायर। ये क्यों लगाया गया है? ये इस एडमिनिस्ट्रेशन नाउन को मॉडिफाई करने के लिए लगाया गया है कि हम कौन से एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। किसी मिनिस्ट्री के एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं, किसी मंत्रालय के या किसी कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं, हम स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। तो ये वाला जो स्कूल है ये लगाया गया है इस एडमिनिस्ट्रेशन नाउन को मॉडिफाई करने के लिए, और नाउन मॉडिफायर एडजेक्टिव ही होते हैं। नाउन मॉडिफायर जो है वो एडजेक्टिव का ही घर का नाम है। तो एडमिनिस्ट्रेशन हमारा नाउन हो गया, स्कूल हमारा नाउन मॉडिफायर यानी कि एडजेक्टिव हो गया, और आवर डिटर्मिनर आ गया एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। इस तरह से जो पूरी हमारी नाउन फ्रेज बनी, ये हमारी क्या बनी? नाउन फ्रेज बनी। नाउन तो केवल ये है, बाकी ये जो पूरी फ्रेज है इसको नाउन फ्रेज ही कहेंगे, क्योंकि इसका जो मेन वर्ड है वो नाउन ही है। आवर और स्कूल तो दोनों इसके लिए आए हैं। ये जो हमारी नाउन फ्रेज बनी ये सब्जेक्ट के फंक्शन में है। देखिए, कोई भी नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट हो सकता है, या ऑब्जेक्ट हो सकता है, या कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। ऑब्जेक्ट वो तब होगा जब उससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन लिखी होगी। इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन नहीं लिखी है तो इसको ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते। कॉम्प्लीमेंट भी इसको नहीं कह सकते क्योंकि इससे पहले लिंकिंग वर्ब लिखी भी नहीं है। तो निश्चित रूप से जो नाउन फ्रेज है हमारी, ये सब्जेक्ट के फंक्शन में है। ये हमारा सब्जेक्ट आ गया। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग मैं आपको बता देता हूं। एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा वर्ड है। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है, दो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के निकल के आते हैं यूजुअली जनरल सेंस में। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब हो गया, पहला मतलब हो गया द प्रोसेस और एक्टिविटी ऑफ रनिंग a business और organization। दूसरा मीनिंग, यानी कि किसी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन को रन करने की, चलाने की जो प्रोसेस होती है, जो एक्टिविटी होती है, उसे एडमिनिस्ट्रेशन कह देते हैं। दूसरा मीनिंग हो जाएगा द पीपल हु manages the pupil who manages the business or work of an organization। किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो बिजनेस होता है, जो भी काम होता है, उसको जो मैनेज करते हैं लोग, उसको मैनेज करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन के दो मतलब हो गए। उस प्रोसेस और एक्टिविटी को भी एडमिनिस्ट्रेशन कह सकते हैं आप, उन लोगों को भी एडमिनिस्ट्रेशन कह सकते हैं। मेरे ख्याल से स्पेलिंग में थोड़ी सी गलती हो गई, ई नहीं है यहां पर। हाँ, ठीक है। और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन शुड,
तो ये हमारी नाउन फ्रेज होगी जो सब्जेक्ट के फंक्शन में। शुड लग गया हमारा हेल्पिंग वर्ब जो कि मोडाल है, सजेशन देने के लिए हमने इसको लगाया है। इसके बाद लिखा हुआ है एक एडवर्ब, फिर लिखा हुआ है वर्ब। देखिए जो एडवर्ब लिखा हुआ है ये है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर, और ये वर्ब लगी हुई है हमारी ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। कंसीडर का मतलब होता है टू थिंक अबाउट समथिंग केयरफुल्ली। मैं यहीं पे लिखवा देता हूं, टू थिंक अबाउट समथिंग केयरफुल्ली। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद इसका ऑब्जेक्ट आना चाहिए। अभी देखेंगे आगे स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट कहां पर है। अब ये देखिए सीरियसली जो है एडवर्ब मैनर लगा है। एडवर्ब मैनर किसी भी एक्शन का मैनर बताने के लिए लगाए जाते हैं। जब भी कोई एक्शन किया जाता है या जब भी कोई एक्शन होता है, कोई एक्टिविटी की जाती है या होती है, उसका एक ढंग होता है कि वो कैसे की गई, उसका एक मैनर होता है। उस मैनर को रिफर करने के लिए एडवर्ब मैनर लगाए जाते हैं। अब एडवर्ब मैनर को लगाने का एक स्टैंडर्ड है, एक जनरल सेंस है कि उसको कहां लगाया जाना चाहिए, सेंटेंस की स्ट्रक्चर में उसको कहां लिखा जाना चाहिए। नॉर्मली जनरल केसेस में एडवर्ब मैनर को ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद लगाया जाता है। यानी कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट लिखो, फिर इस ऑब्जेक्ट के बाद आप एडवर्ब मैनर को लगा सकते हैं। लेकिन आप इस सेंटेंस में देखेंगे इस स्ट्रक्चर में एडवर्ब मैनर को ट्रांजिटिव वर्ब से पहले लगा दिया गया, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। ऐसा क्यों हुआ? इस तरह के सवाल आपके दिमाग में उठने चाहिए, और ये इसका आंसर जानने के लिए, इसको समझने के लिए जरा आगे की स्ट्रक्चर देखो। कंसीडर एक ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और ऑब्जेक्ट निश्चित रूप से कोई नाउन होगा या कोई प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन का तो यहाँ पर स्कोप है नहीं, नाउन होना चाहिए। लेकिन आगे क्या लिखी हुई है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है। उसके बाद स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, वो एक नाउन है। चलो स्टूडेंट्स को तो बाद में देखेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब के ठीक बाद उसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए। उसके ट्रांजिटिव होने का मतलब ही ये है। और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और ऑब्जेक्ट कोई नाउन होगा। लेकिन यहाँ पे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है। देखो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद अगर आपको ऑब्जेक्ट चाहिए और ऑब्जेक्ट कोई नाउन होना ऑब्वियसली कोई नाउन ही होगा। ये प्रोनाउन का तो यहाँ स्कोप है नहीं। अगर कोई रेडीमेड नाउन लिखा है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई वर्ब लिखी है तो वर्ब को नाउन बनाना पड़ता है, और वर्ब को नाउन बनाने के लिए हमें उसे बनाना पड़ता है जीरेंड, यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म। क्योंकि वर्ब की आईएनजी फॉर्म जीरेंड, जिसे हम जीरेंड कहते हैं, वो नाउन के फंक्शन में आ जाती है। लेकिन यहां पर उसने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रखी है, यही गलती है। यहां पर लिखा जाना चाहिए गिविंग। और देखो इसका एक हिंट आपको यहां से भी मिलता है। एंड कंजंक्शन लगाकर एक और वर्ब की आईएनजी फॉर्म को जोड़ा गया है, और ये वाली जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है ये भी जीरेंडी है। यानी कि इस कंसीडर ट्रांजिटिव वर्ब के दो ऑब्जेक्ट है, एक तो गिविंग और एक एम्पावरिंग। और दोनों ऑब्जेक्ट को, दोनों वर्ब की आईएनजी फॉर्म को, दोनों जीरेंड को एंड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जोड़ा गया है। बाकी जो चीजें हैं वो गिविंग से रिलेटेड है, क्योंकि गिविंग भी अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब है। और कैसी ट्रांजिटिव वर्ब है? डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। डाई ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो अपने पास दो ऑब्जेक्ट लेती है। पहले लेती है वो उस पर्सन को जिसको दिया, फिर लेती है उस थिंग को, जो चीज दी गई उस पर्सन को। तो दोनों ऑब्जेक्ट ही लेती है। तो गिविंग डाई ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। इसके बाद दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए। पहला ऑब्जेक्ट हो गया गिविंग का स्टूडेंट्स। ऑब्जेक्ट नंबर एक किसको दिया गया, किसको दिए जाने की बात हो रही है। फिर उसके बाद लिखा गया मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी नाउन हो गया, और मोर यहां पर हो गया डिटर्मिनर के फंक्शन में, रेस्पॉन्सिबिलिटी नाउन को डिटरमाइन करने के लिए। ये हो गई वो थिंग जो दी गई। ऑब्जेक्ट नंबर 2 किसका? गिविंग का। देखिए गिविंग जिरेंड, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जिरेंड नाउन के फंक्शन में तो आ गई, लेकिन मूल रूप से तो एक वर्ब ही है। नॉन फाइनाइट वर्ब कहा जाता है इन्हें। नॉन फाइनाइट वर्ब है, यानी कि वर्ब है तो वर्ब के एट्रीब्यूट को कैरी करके चलेगी, उसको छोड़ेगी नहीं। और वर्ब के एट्रीब्यूट को कैरी करके चल रही है। वर्ब का एट्रीब्यूट चेक किया गिविंग में, तो हमने पाया कि डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए उसके बाद दो ऑब्जेक्ट लिखे गए, पहले स्टूडेंट्स, फिर मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी। हुम का रिप्लाई, व्हाट का रिप्लाई। हुम मतलब किसको दिए जाने की बात हो रही है, व्हाट का रिप्लाई मतलब क्या दिए जाने की बात हो रही है। फिर हमने दूसरा ऑब्जेक्ट जोड़ा कंसीडर ट्रांजिटिव वर्ब का, एंड कंजंक्शन लगाकर। एंड चूंकि कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेट नेचर के कंजंक्शन होने की वजह से सिमिलर रैंक की स्ट्रक्चर को जोड़ता है। वहां पे जीरेंड था, यहाँ पे भी जीरेंड है, वहां पे भी ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट है। और किसके लिए ऑब्जेक्ट है? कंसीडर ट्रांजिटिव वर्ब के लिए। एम्पावर का मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। अच्छा वर्ड है, अच्छी वर्ब है एम्पावर।
EMPOWER। एम्पावर जो है ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, इसके बाद भी ऑब्जेक्ट आना चाहिए और इसका मीनिंग है टू गिव समवन द अथॉरिटी और पावर टू डू समथिंग। किसी पर्सन को आपने कोई अथॉरिटी दे दी, कोई उसको पावर दे दी कि आप ऐसा कर सकते हो, तो आपने उस काम को करने के लिए उसे एम्पावर कर दिया। जैसे गवर्नमेंट कई बार क्या करती है, कुछ प्राइवेट कंपनीज को या कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल पर्सन्स को अथॉरिटी दे देती है कि आप ये कर लो, तो वो गवर्नमेंट क्या करती है, एम्पावर कर देती है। एम्पावर का एक ये भी मतलब हो जाएगा, इसी से मिलता जुलता, टू मेक समवन स्ट्रोंगर और मोर कॉन्फिडेंट। आपने कुछ ऐसा किया कि किसी पर्सन को स्ट्रोंग कर दिया, उसको उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ा दिया, कुछ आपने उसको बातें बता दी, कुछ आपने उसको नॉलेज दे दी, कुछ ज्ञान दे दिया, आपने क्या किया, उसको एम्पावर कर दिया। ये दो मतलब निकल के आते हैं। तो यहां पर दूसरे मतलब में इसका जो दूसरा मीनिंग है, इस मीनिंग में एम्पावर वर्ब को देखिए कंटेक्स्ट के हिसाब से वर्ड के जो सेंस है, जो मीनिंग है, वो ऊपर नीचे होते रहते हैं, थोड़ा सा उनमें फर्क आता रहता है। ये जो एम्पावर का जो दूसरा मीनिंग है, इस मीनिंग से रिलेट करते हुए, इस मीनिंग को इस्तेमाल करते हुए एम्पावर वर्ब को यहाँ पर आपके सेंटेंस के स्ट्रक्चर में यूज किया गया है। ठीक है, एम्पावरिंग खुद एक ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। देखिए जीरेंट तो हो गया, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जीरेंट तो हो गई, लेकिन है तो अभी भी नॉन फाइनाइट वर्ब। तो वर्ब का एट्रीब्यूट चेक किया तो हमने पाया कि ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो अपने बाद ऑब्जेक्ट लिखी। कहाँ है इसका ऑब्जेक्ट? इसका ऑब्जेक्ट लिखा है द स्टूडेंट काउंसिल। काउंसिल नाउन हो गया, स्टूडेंट हो गया उस काउंसिल के लिए नाउन मॉडिफायर यानी कि एडजेक्टिव, और द लग गया आर्टिकल, ये बताने के लिए कि काउंसिल जो है किसी डेफिनेट काउंसिल की बात की जा रही है। काउंसिल का मतलब क्या होता है? काउंसिल का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल इलेक्टेड और चूजन टू मेक डिसीजंस। ठीक है, कुछ लोगों को आपने चूज कर लिया, इलेक्ट कर लिया किसी प्रोसेस के थ्रू, किसी डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू, उन लोगों का जो ग्रुप है उसको काउंसिल कह देते हैं। वो क्या करते हैं, अलग अलग विभिन्न प्रकार के जिस भी क्षेत्र की काउंसिल हो वो वहां उससे रिलेटेड डिसीजंस लेते हैं। तो काउंसिल का मतलब हो जाएगा अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ पीपल इलेक्टेड और चूजन टू मेक डिसीजंस। जिस भी पर्टिकुलर फील्ड की काउंसिल हो उसी पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड डिसीजंस वो ले लेती है। ठीक है, एंड एम्पावरिंग द स्टूडेंट काउंसिल टू प्ले मोर देन अ सिंबॉलिक रोल। देखिए मैंने अभी क्या बताया था, एम्पावर के दूसरे मीनिंग को नहीं, पहले मीनिंग को इस्तेमाल किया गया है। मैंने सेंटेंस की स्ट्रक्चर को आगे ठीक से देखा नहीं और ये गलती कर दी जल्दबाजी में, कोई बात नहीं, ह्यूमन एरर है। एम्पावर वर्ब के पहले मीनिंग को इस्तेमाल करते हुए क्या किसको एम्पावर करने की बात की जा रही है? स्टूडेंट काउंसिल को एम्पावर करने की बात की जा रही है। मतलब उनको अथॉरिटी, उनको पावर देने की बात की जा रही है कि वो मोर देन ए सिंबॉलिक रोल प्ले कर सके। केवल उनका दिखाने का रोल ना हो, वो और भी कुछ सॉलिड रूप में कुछ स्ट्रेटेजिक डिसीजंस ले सके। तो एम्पावर वर्ब के पहले मीनिंग को इस्तेमाल करते हुए एम्पावर वर्ब को यहां पर इस्तेमाल किया गया है, एम्पावर द स्टूडेंट काउंसिल टू प्ले। ये जो 2+V1 लगा हुआ है, ये लगा हुआ है इन्फिनेटिव, और इन्फिनेटिव जो है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, नाउन भी हो जाते हैं, एडजेक्टिव भी हो जाते हैं, एडवर्ब भी हो जाते हैं। इन्फिनेटिव नाउन तब होगा जब वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के फंक्शन में होगा। यहां पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का तो कोई फंक्शन ही नहीं है, स्ट्रक्चर ही नहीं है। सब्जेक्ट कैसे बनाओगे इसे? सब्जेक्ट के बाद उसका प्रेडिकेट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट भी नहीं बन पाएगा क्योंकि इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब नहीं लिखी, प्रीपोजिशन नहीं लिखी। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो वैसे भी इन्फिनेटिव बन नहीं पाते हैं। कॉम्प्लीमेंट भी नहीं हो पाएगा क्योंकि इससे पहले कोई लिंकिंग वर्ब नहीं लिखी। एडजेक्टिव भी यहां पर ये नहीं हो सकता क्योंकि एडजेक्टिव बनाओगे तो किसके लिए बनाओगे? काउंसिल के लिए बनाओगे। काउंसिल के लिए इसको एडजेक्टिव कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन उससे बेहतर है कि आप इसको एडवर्ब कंसीडर करें। और एडवर्ब किसके लिए? जब इन्फिनेटिव एडवर्ब होते हैं तो वो होते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन या एडवर्ब ऑफ पर्पस। तो किसका पर्पस, किसका रीजन बताने के लिए? एम्पावर का रीजन बताने के लिए, एम्पावर का पर्पस बताने के लिए कि स्टूडेंट काउंसिल को एम्पावर क्यों किया जाए।
वाई का रिप्लाई होते हैं इस सिचुएशन में इंफिनिटिव। टू प्ले मोर देन ए सिंबॉलिक रोल। ठीक है, अब ये देखिए जो प्ले है इसको यहां पर इंट्रांजिटिवली यूज किया गया है। प्ले एक ऐसी वर्ब है जो ट्रांजिटिवली भी यूज हो सकती है, इंट्रांजिटिवली भी यूज हो सकती है। प्ले के बाद कोई ऑब्जेक्ट तो लिखा नहीं, प्ले क्रिकेट, प्ले हॉकी, तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा, कोई नाउन नहीं लिखा, इसका मतलब इंट्रांजिटिव फंक्शन में यूज की गई है। मोर देन ए सिंबॉलिक रोल। ठीक है, फिर ध्यान से देखो, ये जो पूरी स्ट्रक्चर है अगर आप इस पर ध्यान देंगे, मोर देन ए सिंबॉलिक रोल, रोल हो गया नाउन, सिंबॉलिक हो गया उसके लिए एडजेक्टिव, और मोर देन, ये जो मोर देन स्ट्रक्चर यूज हो रही है ये कंपेरेटिव के लिए यूज हो रही है, और ये मोर देन इस पूरे फ्रेज के लिए एक तरीके से डिटर्मिनर का काम कर रहा है। मोर देन ए सिंबॉलिक रोल। अब ये जो पूरी की पूरी नाउन फ्रेज आ गई, ये पूरी की पूरी जो नाउन फ्रेज आ गई, ये पूरी की पूरी मोर देन ए सिंबॉलिक रोल, ये पूरी की पूरी नाउन फ्रेज जो है इस प्ले के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। ध्यान से देखने पर ये पता चलता है, शुरू में मैंने देखा था उसको इंट्रांजिटिव कह दिया मोर देखकर, लेकिन अगर आप इसकी पूरी स्ट्रक्चर को देखेंगे तो प्ले को यहाँ पर ट्रांजिटिवली यूज किया गया है, और मोर देन ए सिंबॉलिक रोल इस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट है पूरी की पूरी नाउन फ्रेज। इस तरह से जो है ये स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आपको दी गई है। 111 के अगर आप एरर निकालने की बात करेंगे तो एरर तो यही आ गई थी, गिवन का गिविंग हो जाना था, और सेंटेंस की स्ट्रक्चर आपके सामने ये है। 112 पर चल लेते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? Our schools, faculty and administration should not sacrifice high standards and regulations in order to make students temporarily happy. Our schools, faculty and administration. यहां से इतनी फ्रेज को देखते हैं पहले। एडमिनिस्ट्रेशन नाउन हो गया, अभी मैंने मीनिंग बताया था। एंड कंजंक्शन लगा है, कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है, सिमिलर रैंक की स्ट्रक्चर को जोड़ेगा, मतलब नाउन को नाउन से जोड़ेगा। कहाँ है नाउन जिससे जोड़ रहा है? फैकल्टी से। इन दो नाउन को जोड़ने के लिए एंड कंजंक्शन लगा दिया। फैकल्टी का क्या मतलब होता है? देखिए फैकल्टी भी अच्छा वर्ड है, फैकल्टी आपने सुना होगा। फैकल्टी का इस सेंटेंस में, इस स्ट्रक्चर में फैकल्टी का मीनिंग आ जाएगा द प्यूपिल हु टीचेस इन अ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में जो लोग पढ़ाते हैं, जो टीच करते हैं, उन्हें फैकल्टी कहा जाता है। उन सारे टीचर्स को सम्मिलित रूप से फैकल्टी आप कह सकते हैं। तो फैकल्टी और एडमिनिस्ट्रेशन को एंड कंजंक्शन से जोड़ा गया। फैकल्टी का इसके अलावा एक दो मीनिंग और है, मैं आपको बताए हुए चलता हूं, शायद कभी काम आ जाए। फैकल्टी का एक मीनिंग हो जाएगा द नेचुरल एबिलिटी। एबिलिटी को भी फैकल्टी कह देते हैं। द नेचुरल एबिलिटी टू हियर, सी, फील, नोटिस, इट। इसका दूसरा मीनिंग हो जाएगा द स्पेशल एबिलिटी टू डू अ पर्टिकुलर थिंग। किसी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए जो स्पेसिफिक एबिलिटी आपके अंदर है, जो स्पेशल एबिलिटी आपके अंदर है, उसे ही फैकल्टी कह सकते हैं। द स्पेशल एबिलिटी टू डू अ पर्टिकुलर थिंग। और तीसरा मीनिंग मैं आपको बता ही चुका हूं। तीसरा मीनिंग इसका ये रहा। अब देखिए दोनों नाउन को एंड कंजंक्शन से जोड़ा गया, और ये दोनों नाउन है क्या? ये है पोजेशन। इनको हम कहते हैं पोजेशन। और ये किसकी पोजेशन है? स्कूल की। एक्चुअली में स्कूल की तो कोई पोजीशन हो नहीं सकती। अपोस्ट्रोफी एस यहां पर लगाया जाता है रिलेशन को या एसोसिएशन को बताने के लिए। नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल कई बार कर लिया जाता है जब हम एसोसिएशन को या रिलेशन को एक्सप्रेस करना चाह रहे हो। तो अगर स्कूल्स, फैकल्टी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, पोजेशन तो ये है नहीं लेकिन नाउन है, और स्कूल पर अपोस्ट्रोफी एस लगाया है, ये हो गया हमारा पजेसिव नाउन। पजेसिव नाउन कह सकते हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से, लेकिन इनका फंक्शन थोड़ा अलग होता है। और हो गया यहाँ पर डिटर्मिनर, और डिटर्मिनर जो लगाए जाते हैं वो स्कूल के लिए लगाए जाते हैं। अब ये जो पूरा का पूरा हो गया हमारी नाउन फ्रेज, ये हमारे सेंटेंस का हो गया सब्जेक्ट।
इसके बाद लगा हुआ है शुड हेल्पिंग वर्ब जो कि मोडाल है, सजेशन देने के लिए लगाया गया है। अब नोट यहां पर लगा हुआ है एडवर्ब। नोट एक ऐसा एडवर्ब है जिसको मेन वर्ब से पहले लगाया जाता है। कहां है मेन वर्ब? मेन वर्ब आ गई सैक्रिफाइस। ठीक है, इसी मेन वर्ब के मीनिंग को निगेट करने के लिए हमने नोट एडवर्ब को मेन वर्ब से पहले लगाया। सैक्रिफाइस का मतलब क्या होता है? सैक्रिफाइस का मतलब होता है टू गिव अप समथिंग वैल्यूड फॉर यू फॉर समथिंग फॉर समवन एल्स। कोई ऐसी चीज जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है उसको भी गिव अप कर देना किसी दूसरे के फायदे के लिए, किसी दूसरे के लिए, ये होता है सैक्रिफाइस का मतलब। सैक्रिफाइस एक ऐसा वर्ड है जो वर्ब भी हो जाता है, जो नाउन भी हो जाता है। इसी एक्टिविटी को आप सैक्रिफाइस कह सकते हैं नाउन के रूप में, SECRIFIC। सैक्रिफाइस जब वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है टू गिव अप समथिंग वैल्यूएबल, to give up something valuable for others। इसी सेम मीनिंग में द एक्टिविटी ऑफ गिविंग अप समथिंग वैल्यूएबल फॉर अदर्स बेनिफिट, इसी सेम मीनिंग में ये नाउन भी हो जाता है। यहां पर आपके सेंटेंस में इसको वर्ब की तरह इस्तेमाल किया गया है। अब सैक्रिफाइस क्या है? ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है भाई। जो गिव अप करोगे वही इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जो चीज आपने सैक्रिफाइस की वही ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो सैक्रिफाइस का ऑब्जेक्ट क्या है? हाई स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशंस। रेगुलेशंस हो गया नाउन, स्टैंडर्ड्स हो गया नाउन, और इस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए हमने हाई लगाया हुआ है, मतलब ये हो गया एडजेक्टिव। और दो नाउन को एंड कंजंक्शन से, एंड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जोड़ा गया है। एंड सिमिलर रैंक स्ट्रक्चर को जोड़ता है, जोड़ दिया। सैक्रिफाइस के दो ऑब्जेक्ट को एंड कंजंक्शन से जोड़ दिया गया। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट आ गया। पूरी की पूरी ये जो नाउन फ्रेज है ये ऑब्जेक्ट हो गई। इन ऑर्डर टू के बारे में मैंने आपको कल ही बताया था, फिर से बता देता हूं। देखिए, इन प्रीपोजिशन होता है और इस प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लगा होता है, और फिर ये जो लिखा होता है ये एक इन्फिनेटिव की स्ट्रक्चर होती है। इन ऑर्डर टू को आप जहां भी पाए उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी, ये इन्फिनेटिव बनता है और इस इन्फिनेटिव को इस ऑर्डर से कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, कि किस, और ये जो इन ऑर्डर टू है ये ऑब्जेक्टिव सेंस में होता है। ऑब्जेक्टिव सेंस से मतलब कि क्या करना चाहते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, एम क्या है, ठीक है, पर्पस क्या है किसी भी काम को करने का। तो सैक्रिफाइस को करने का हमारा पर्पस क्या है? इन ऑर्डर टू मेक स्टूडेंट्स टेम्पोरेरीली हैप्पी। ठीक है, अब देखिए जो इन्फिनेटिव यूज किया गया है टू मेक, इस इन्फिनेटिव में जो वर्ब है, इन्फिनेटिव बन तो गया यहाँ पर। इस ऑर्डर के लिए एडजेक्टिव कंसीडर कर लेंगे। ऑर्डर चूंकि नाउन है, इन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, तो टू मेक इन्फिनेटिव को मैं स्ट्रक्चर के हिसाब से, सिंटेंस के हिसाब से, ऑर्डर के लिए अगर आता हो, मान रहा हूं, तो मैं कह दूंगा एडजेक्टिव है। लेकिन ये जो टू मेक है, इसमें जो मेक है, ये तो टू मेक इन्फिनेटिव तो नॉन फाइनाइट वर्ब है। वर्ब का एट्रीब्यूट को हमने चेक किया तो हमने पाया कि जो मेक है ये ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, और ऐसी ट्रांजिटिव वर्ब है कि इसके बाद आप इसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी लिखा जा सकता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद कहां है इसका ऑब्जेक्ट आएगा, ये आ गया इसका ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स, और उसके बाद लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कहां है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट? ये रहा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स, और ये हैप्पी लगाया गया है स्टूडेंट्स को कॉम्प्लीमेंट देने के लिए। तो ये कहा जाएगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। है क्या हैप्पी? हैप्पी है एडजेक्टिव। देखिए, ऑब्जेक्ट हमारा नाउन है, तो नाउन को मॉडिफाई करने वाले जो वर्ड होते हैं, नाउन को कॉम्प्लीमेंट देने वाले जो वर्ड होते हैं, वही तो एडजेक्टिव होते हैं, इसलिए यहां पर एडजेक्टिव लिखा गया। टेम्पोरेरीली क्या है? टेम्पोरेरीली हो गया एडवर्ब। किसके लिए आ गया? एडजेक्टिव के लिए। एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए उससे पहले हमने एडवर्ब लगा दिया। यहां पर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में कोई नाउन भी आ सकता था। कोई नाउन भी दूसरे नाउन को मॉडिफाई कर सकता है, क्वालिफाई कर सकता है, कॉम्प्लीमेंट दे सकता है। ठीक है, 112 का कोई एरर नहीं है इसमें, नो एरर, कोई गलती नहीं। 113 पर चल लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? ट्रेंड एनालिस्ट एक्सपर्ट्स स्पेशलाइजेज इन प्रिडिक्टिंग व्हाट विल बी इन एंड व्हाट विल बी आउट। ठीक है, शुरू कर लेते हैं। ट्रेंड एनालिस्ट एक्सपर्ट्स, इतना पढ़िए। पहले सब्जेक्ट फ्रेज को देख लेते हैं। आगे तो क्या लिखी है? वर्ब लिखी है ना, स्पेशलाइजेज। ये तो मेन वर्ब है आपकी।
देखने से, पढ़ने से, देख के पता चल जाता है कौन सी स्ट्रक्चर क्या है। जब आप 150 सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे, इस अप्रोच को अपनाएंगे, फॉलो करेंगे, आपको देखते ही पता लग जाएगा। तो ये जो है हमारी शुरू की नाउन फ्रेज, जो कि हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट बनने वाली है, पहले इसको ही एनालाइज कर लेते हैं, पहले इसको ही देख लेते हैं। देखिए, एक्सपर्ट्स लिखा हुआ है नाउन, और ये जो ट्रेंड एनालिस्ट लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इसके लिए नाउन मॉडिफायर। इसको मैं कहूंगा नाउन मॉडिफायर। और नाउन मॉडिफायर जो है क्या है, एडजेक्टिव ही होते हैं। एडजेक्टिव को ही एडजेक्टिव को ही नाउन मॉडिफायर कह लिया जाता है। नाउन मॉडिफायर इसलिए क्योंकि नाउन को मॉडिफाई करता है, और नाउन को मॉडिफाई करने का काम एडजेक्टिव का ही तो होता है। तो एडजेक्टिव और नाउन मॉडिफायर एक ही बात है, एक ही चीज है। अब देखिए, यहीं पर गलती है। जो हमारा ये नाउन है, यही हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट है हमारा प्लूरल, और प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से यहां पर एस नहीं आना चाहिए था, मेन वर्ब में एस नहीं आना चाहिए था। एक तो गलती यही है, और दूसरी गलती ये है कि जो हमारी टर्म लिखी है, ये जो वर्ड लिखा हुआ है ट्रेन एनालिस्ट, ये तो एडजेक्टिव के फंक्शन में है, और एडजेक्टिव का सिंगुलर प्लूरल होता नहीं है भैया। सिंगुलर प्लूरल होता है थिंग्स का, जिनको काउंट किया जा सके। एडजेक्टिव को काउंट नहीं किया जा सकता। एडजेक्टिव तो क्वालिफाई करने के लिए आते हैं, किसी नाउन की क्वालिटी बताने के लिए, उसको मॉडिफाई करने के लिए आते हैं। ये काउंट करने वाला एट्रीब्यूट, ये प्रॉपर्टी एडजेक्टिव या एडवर्ब या वर्ब में नहीं होती। किसी थिंग को ही तो आप, किसी पर्सन को, किसी थिंग को ही तो आप काउंट कर सकते हैं। तो ये जो काउंट करने वाला जो एट्रीब्यूट होता है, ये नाउन में होता है, और उन नाउन को कहा जाता है काउंटेबल नाउन। तो एक्सपर्ट्स तो काउंटेबल नाउन था, वो प्लूरल हो सकता था, लेकिन ट्रेंड एनालिस्ट को आपने प्लूरल क्या कर दिया। एक गलती यहां पर ये है। क्या अब ये सही हो गया? क्या अब यहां से आपने एस हटा दिया एक्सपर्ट्स, क्योंकि आपका प्लूरल सब्जेक्ट था, प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से आपने एस हटा दिया। आपने देखा कि ट्रेंड एनालिस्ट एडजेक्टिव के फंक्शन में है, एडजेक्टिव का प्लूरल होता नहीं है, इसलिए आपने यहां से भी एस हटा दिया। क्या अब ये स्ट्रक्चर सही हो गई? आगे को बाद में देखना, पहले इतना ही देख लो, यहां तक स्पेशलाइज तक देख लो। ठीक से ध्यान से देखकर बताओ कि क्या अब ये स्ट्रक्चर सही हो गई। देखिए, सिंटैक्टिकली तो कहा जा सकता है कि सेंटेंस की स्ट्रक्चर सही हो गई। सिंटैक्स तो आपने इसका सही कर दिया, इंप्रूव कर दिया, लेकिन सिमेंटिकली अगर देखें तो अभी भी एक प्रॉब्लम है, अभी भी एक जो है यहाँ पर गलती है। सिमेंटिकली मतलब अगर आप इसके मीनिंग को देखेंगे, इसको पढ़ के इसको समझेंगे, तो यहाँ पर एक गलती है, और उस गलती को समझने के लिए, उस प्रॉब्लम को समझने के लिए आपको इस पूरी टर्म का, पूरे वर्ड का मतलब समझना पड़ेगा। यहां पर आइए, देखिए ट्रेंड का मतलब क्या होता है। ट्रेंड का मतलब होता है, ट्रेंड एक नाउन है, और ट्रेंड का मतलब होता है अ जनरल डेवलपमेंट और डायरेक्शन ऑफ चेंज। अ जनरल डेवलपमेंट और डायरेक्शन ऑफ चेंज। किसी भी चीज में कोई चेंज आ रहा हो, उस चेंज की डायरेक्शन को क्या कहा जाता है? ट्रेंड कहा जाता है। या कोई किसी तरह का भी कोई डेवलपमेंट हो रहा हो। एनालिस्ट का क्या मतलब होता है? एनालिस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु डज एनालिसिस। एनालिसिस का क्या मतलब होता है? एनालिसिस का मतलब होता है डिटेल्ड स्टडी और एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग। किसी भी सिचुएशन की या किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम की, थिंग की, चाहे वो सोसाइटी से रिलेटेड हो, कोई बिजनेस से रिलेटेड हो, या आपके एकेडमिक कोई पढ़ाई स्टडी से रिलेटेड हो, उसकी डिटेल्ड स्टडी। जैसे मैंने यहाँ पर, हम क्या कहा था शुरू में कि हम यहाँ पर सेंटेंसेस का सिंटैक्टिकल एनालिसिस करने वाले हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? डिटेल्ड स्टडी कर रहे हैं, इनकी डिटेल में चीजों को समझ रहे हैं। तो एनालिसिस का मतलब होता है डिटेल्ड स्टडी और एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग। डिटेल्ड स्टडी और एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग। ठीक है। अब देखिए, ट्रेंड और एनालिसिस। एनालिस्ट का मतलब पर्सन हु डज एनालिसिस, एनालिसिस का मतलब ये हो गया। तो एक टर्म आपके सामने आ जाती है, ये एक बिजनेस टर्म है, ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस। अब ट्रेंड एनालिसिस को जो है, ट्रेंड एनालिसिस का मतलब क्या होगा? अ प्रोसेस ऑफ
एग्जामिनिंग द ट्रेंड, एग्जामिनिंग लिख दो, एनालिसिस लिख दो, कुछ भी लिख दो। प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग, एनालाइजिंग वर्ब हो जाएगी, एनालाइजिंग लिख दो, स्टडिंग लिख दो। किसी ट्रेंड को स्टडी करने की, एनालाइज करने की, एग्जामिन करने की जो प्रोसेस होती है उसको कहा जाता है ट्रेंड एनालिसिस। और यहीं से एक वर्ड निकल जाता है ट्रेंड एनालिस्ट। ट्रेंड एनालिस्ट, ट्रेंड एनालिस्ट का क्या मतलब हो गया? ट्रेंड एनालिस्ट का मतलब वो पर्सन जो ट्रेंड एनालिसिस करता हो। ट्रेंड एनालिसिस एक प्रोसेस है और ट्रेंड एनालिस्ट उस प्रोसेस को करने वाला व्यक्ति है ना। ये एक पर्सन है, अ पर्सन हु डज ट्रेंड एनालिसिस। इतनी सिंपल सी बात है। अब इतनी बात समझ गए हो ना, तो वापस सेंटेंस पे जरा ध्यान से देखो। देखिए जो ट्रेंड एनालिस्ट वर्ड है ये पर्सन को रिफर कर रहा है और उन्हीं सेम पर्सन्स को रिफर करने के लिए हमने ऑलरेडी एक्सपर्ट्स को लगाया हुआ है। ये ऐसी बात नहीं हो गई, ये एक रिडंडेंसी नहीं हो गई, ये ऐसा नहीं हो गया जैसे फीमेल वुमन। भाई वुमन का तो मतलब ऑलरेडी फीमेल पर्सन है, तो उसको मॉडिफाई करने के लिए आपने फीमेल को लगा दिया। ये क्या हो गया? रिडंडेंसी हो गया, सुपरफ्लुअस आइडिया हो गया। मतलब एक ही चीज को रिफर करने के लिए हमने दो वर्ड्स को यूज कर रखा है जिसकी जरूरत नहीं थी। अब इसको सही करने के लिए, इस स्ट्रक्चर को सही करने के लिए या तो आप एक्सपर्ट्स को एलिमिनेट कर दो, सेंटेंस की स्ट्रक्चर से आपने एक्सपर्ट्स को हटा ही दिया, तब सही हो गया। ट्रेंड एनालिस्ट स्पेशलाइजेज इन प्रिडिक्टिंग व्हाट विल बी इन एंड व्हाट विल बी आउट। या तो ऐसे कर दो, या फिर आपने एक्सपर्ट्स को लिखा हुआ है, एक्सपर्ट्स जिन पर्सन को रिफर कर रहे हैं उन्हीं सेम पर्सन्स को रिफर करने के लिए हमें एनालिस्ट वर्ड की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है एनालिसिस की, उस प्रोसेस की, उस एक्टिविटी की जिससे रिलेटेड एक्सपर्ट्स की बात की जा रही है। तो यहां पर एनालिस्ट की, अगर आप एक्सपर्ट्स का यूज कर रहे हो तो यहां पर एनालिस्ट की जगह क्या होना चाहिए? एनालिसिस होना चाहिए। अब ये स्ट्रक्चर जो है मीनिंगफुल बनेगी। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, एक्सपर्ट्स का इस्तेमाल करके आप जिन पर्सन्स को रिफर कर रहे हैं उन्हीं सेम पर्सन्स को रिफर करने के लिए हमें एनालिस्ट वर्ड की नहीं, एनालिसिस वर्ड की जरूरत है, जो कि एक प्रोसेस या एक्टिविटी को रिफर करती है, उस प्रोसेस को, उस एक्टिविटी को जिससे रिलेटेड एक्सपर्ट्स की सेंटेंस में बात की जा रही है। अब ये स्ट्रक्चर सही होती है। आगे देख लेते हैं स्पेशलाइज। ये जो इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, ऑब्जेक्ट इसके बाद आएगा नहीं और आ भी नहीं रहा, आगे लिखा हुआ है इन प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा और वो ऑब्जेक्ट है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जिरेंड हो गया हमारा। प्रिडिक्ट का मतलब होता है टू से और एस्टिमेट दैट समथिंग विल हैपन इन द फ्यूचर। फ्यूचर में कुछ होने वाला है ये पहले ही बता देना, प्रिडिक्ट करना होता है। बहुत सारे बाबा हमें मिल जाते हैं बताने वाले कि ऐसा होने वाला है, वो क्या करते हैं? प्रिडिक्ट कर लेते हैं, अनुमान लगाना बोलते हैं हिंदी में, गांव में हमारे। प्रिडिक्ट का मतलब हो गया टू से और एस्टिमेट दैट समथिंग विल हैपन इन द फ्यूचर। टू से और एस्टिमेट दैट समथिंग विल हैपन इन द फ्यूचर। वापस आते हैं सेंटेंस पर हमारे, ठीक है। अब देखिए जो प्रिडिक्टिंग है ये ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, उस ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए और इसका ऑब्जेक्ट क्या है? व्हाट। क्या इसका ऑब्जेक्ट व्हाट है? नहीं। देखिए इसका ऑब्जेक्ट है पूरा का पूरा एक क्लोज ही, पूरी की पूरी जो क्लोज लिखी हुई है ये प्रिडिक्टिंग ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट है और ये हो गई इसकी नाउन क्लोज। What will be in and what will be out? What will be in? What यहां पर सब्जेक्ट के फंक्शन में हो गया चूंकि प्रोनाउन है। will यहां पर हेल्पिंग वर्ब लग गई, be यहां पर मेन वर्ब हो गई और in यहां पर एडवर्ब के फंक्शन में है। प्रीपोजिशन कंसीडर मत कर लेना, क्योंकि अगर प्रीपोजिशन होता तो उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखी होती।
प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लगा होता है, क्योंकि प्रीपोजिशन लगाए जाते हैं अपने बाद आने वाले नाउन प्रोनाउन को जोड़ने के लिए। जब हमें किसी नाउन प्रोनाउन को सेंटेंस के किसी भाग से जोड़ना होता है तो हम प्रीपोजिशन लगाकर जोड़ते हैं और उन नाउन प्रोनाउन को प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कह देते हैं। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, इनके बाद कोई नाउन प्रोनाउन लिखा है क्या? लिखा क्या है? एंड कंजंक्शन लिखा है इन दो क्लोजेस को जोड़ने के लिए, व्हाट विल बी इन और व्हाट विल बी आउट को जोड़ने के लिए। तो कंजंक्शन लगा है तो इसको तो प्रीपोजिशन कह ही नहीं सकते, क्योंकि इसके बाद कोई नाउन प्रोनाउन है नहीं, कोई ऑब्जेक्ट है नहीं। ये है एडवर्ब। फिर आ गया दूसरा प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट के फंक्शन में होगा। विल यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो गई, बी यहाँ पर मेन वर्ब हो गई और आउट यहाँ पर फिर से एडवर्ब हो गया। व्हाट विल बी इन एंड व्हाट विल बी आउट पूरी की पूरी नाउन क्लोज प्रेडिक्टिंग ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गई। ये हो गया आपका 113। गलती पहले पार्ट में थी। 114 पर बात कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? वन ऑफ द हैजार्ड ऑफ स्विमिंग इन द ओशियन इज एन अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर विद अ जेलीफिश। ठीक है, देखिए वन ऑफ द हैजार्ड, वन को अगर अलग किया गया है तो किसी ग्रुप से अलग किया गया होगा। भाई बहुत सारे होंगे तभी तो उसमें से किसी एक को अलग कर सकते हैं। अगर यहां से वन को निकालकर बाहर किया गया है, अलग किया गया है, तो यहां पर तो कोई ग्रुप होगा। ग्रुप का मतलब मोर देन वन, मोर देन वन होगा तो इसको प्लूरल करो। गलती तो यही है यहाँ पर। ठीक है, वन हो गया आपका प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट के फंक्शन में होगा और ऑफ हो गया यहाँ पर प्रीपोजिशन और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया हैजार्ड। ऑफ प्रीपोजिशन को लगाया गया है यहाँ पर वन को रिलेट करने के लिए, बताने के लिए कि हम किसके वन की बात कर रहे हैं। रिलेट करने के लिए हमने बिलोंग करने के लिए ऑफ प्रीपोजिशन को लगाया, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट लिख दिया और फिर से हमने ऑफ प्रीपोजिशन लगाया ये बताने के लिए कि हम कौन से वाले हैजार्ड्स की बात कर रहे हैं। हैजार्ड्स को रिलेट करने के लिए स्विमिंग से, स्विमिंग प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या हो गया? स्विमिंग। अब देखिए प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है क्या? वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, यानी कि जिरेंड है। फिर हमने ये बताने के लिए कि हम कौन सी वाली स्विमिंग की बात कर रहे हैं। एक तो तालाब में भी होती है, एक स्विमिंग पूल में भी होती है, लेक में भी कर सकता है कोई। हम ओशियन वाली स्विमिंग की बात कर रहे हैं, तो हमने उस रीजन को बताने के लिए कि कहाँ पर इस स्विमिंग की बात की जा रही है, इन प्रीपोजिशन लगाया, प्रीपोजिशन के बाद लिखा उसका ऑब्जेक्ट इन द ओशियन। इन द ओशियन प्रीपोजिशनल फ्रेज स्विमिंग के लिए एडजेक्टिव फ्रेज हो गई। ऑफ स्विमिंग प्रीपोजिशन फ्रेज इस हैजार्ड्स के लिए एडजेक्टिव फ्रेज हो गई। द हैजार्ड्स प्रीपोजिशन ऑफ द हैजार्ड्स प्रीपोजिशन फ्रेज इस वन के लिए एडजेक्टिव फ्रेज हो गई। ठीक है, सब्जेक्ट क्या था हमारा? सब्जेक्ट था ये वन। ये तो बाकी सब एडजेक्टिव फ्रेज ही चल रही है। वन सब्जेक्ट के हिसाब से हमारी वर्ब आ गई इज। इज यहां पर बी की फॉर्म है और मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रही है। हेल्पिंग वर्ब तो कोई है नहीं, इसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं लिखी, इसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं लिखी, तो अब इस कोई तो हेल्प मेन वर्ब कहोगे, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में है ही नहीं। मेन वर्ब लिखी हुई है बी की फॉर्म, और बी की फॉर्म यहाँ पर जब मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल होती है तो वो होती है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब के बाद लिखा जाता है उसका कॉम्प्लीमेंट। कहाँ है वो कॉम्प्लीमेंट? एन अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर। एनकाउंटर हो गया नाउन, अनएक्सपेक्टेड हो गया इसके लिए एडजेक्टिव और एन लग गया आर्टिकल, क्योंकि यहां पर वोवल साउंड आ रहा था। ये पूरी की पूरी नाउन फ्रेज वन के लिए कॉम्प्लीमेंट हो गई और इज लिंकिंग वर्ब ने इस कॉम्प्लीमेंट को वन से लिंक कर दिया। एनकाउंटर का मतलब होता है एन अनएक्सपेक्टेड मीटिंग, एन अनएक्सपेक्टेड। एक बात ध्यान से देखेंगे आप, एनकाउंटर के मीनिंग में ही अनएक्सपेक्टेड का सेंस है, तो यहां पर अनएक्सपेक्टेड को लगाने की जरूरत नहीं थी, बट फिर भी लगा दिया। हालांकि ये सुपरफ्लुअस है, लगाने की जरूरत नहीं थी, लगा दिया तो चलो कोई बात नहीं, इतनी बड़ी गलती नहीं है, माफ कर दो। मेन गलती हमें वहां पर पता चल गई। विद प्रीपोजिशन हो गया और इस प्रीपोजिशन के बाद लिखा हुआ है इसका ऑब्जेक्ट अ जेलीफिश, कि किस एनकाउंटर किसके साथ, मतलब कौन से वाले एनकाउंटर की बात की जा रही है, किसके साथ मीटिंग की बात की जा रही है। तो जेलीफिश मैं आपको दिखा देता हूं कैसी होती है। जेलीफिश
हमने भी फिल्मों में ऐसे पिक्चरों में देखी है, रियल में नहीं देखी। जैसे आपको दिखाने जा रहा हूं वैसे ही मैंने भी देखी है। इस तरह का कोई जीव होता है ओशियन में, इन्हें कहते हैं जेलीफिश। बड़ा सुंदर सा ये देखने में लगता है, और इस तरह का भी हो सकता है, इस तरह का भी हो सकता है, और भी कई तरह का हो सकता है। 2-3 तरह का मैंने आपको दिखा दिया। इसे कहते हैं जेलीफिश। ये एक जीता जागता जीव होता है ओशियन में, सी में, समुद्र में। 115 पर आ जाते हैं। Many of us have striving to produce a blend of all culture that seem today to be in clash with one another. शुरू कर लेते हैं। देखिए जो मैनी जो वर्ड है ना, ये मैनी वर्ड डिटर्मिनर भी हो जाता है, प्रोनाउन भी हो जाता है। अगर ये डिटर्मिनर होता तो किसी नाउन के साथ लिखा होता, उस नाउन को डिटरमाइन करने के लिए आया होता। कहाँ है वो नाउन? नाउन तो वो है नहीं, आगे तो प्रीपोजिशन लिखा है, और प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट भी लगा है। इट मीन्स मैनी डिटर्मिनर तो है नहीं, मैनी है यहाँ पर प्रोनाउन। अगर प्रोनाउन है तो निश्चित रूप से सब्जेक्ट के फंक्शन में होगा, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट यहाँ इस पोजिशन में तो होने से रहा। ठीक है, ऑफ प्रीपोजिशन और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आ गया अस। ये प्रीपोजिशनल फ्रेज आ गई इस मैनी को बताने के लिए कि कौन से वाले मैनी की बात की जा रही है, इसको रिलेट करने के लिए अस से। ये अस है, इनमें से मैनी की बात की जा रही है। तो हमारा सब्जेक्ट हो गया मैनी, ऑफ अस। ये तो प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये सब्जेक्ट का भाग नहीं होती है, ये एडजेक्टिव फ्रेज कही जा सकती है मैनी के लिए। मैनी चूंकि एक ऐसा प्रोनाउन है जो कि प्लूरल के लिए यूज होता है, चाहे वो डिटर्मिनर होता तो भी प्लूरल के लिए होता है। यहां पर तो वो प्रोनाउन है तो भी वो प्लूरल ही है। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया तो हमने उसके साथ लगाई है हैव हेल्पिंग वर्ब। हैव को हेल्पिंग वर्ब में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आगे मुझे लग रही है मेन वर्ब लगी हुई है। मेन वर्ब इस टाइप का मीनिंग जान लेते हैं। स्ट्रक्चर में आपको गलती तो यहाँ दिखी गई होगी, इस टाइप का मीनिंग समझते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या स्ट्रक्चर हो सकती है। स्ट्राइव, STRIVE, स्ट्राइव हमारी इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब होती है। ऑब्जेक्ट इसके बाद नहीं आता है। स्ट्राइव का मतलब होता है टू ट्राई वेरी हार्ड टू डू समथिंग, स्पेशली फॉर ए लॉन्ग टाइम। बहुत लंबे समय के लिए किसी चीज को, किसी टास्क को करने की कोशिश करते रहना, मतलब स्ट्राइव करना होता है। टू ट्राई वेरी हार्ड टू डू समथिंग स्पेशली फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसकी सेकंड फॉर्म स्ट्राइव्ड, थर्ड फॉर्म भी स्ट्राइव्ड। एडजेक्टिव के रूप में स्ट्राइवन भी यूज हो जाता है। थर्ड फॉर्म ही होती है ये, एडजेक्टिव के रूप में इसको भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हैव लगा हुआ है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। हैव को अगर हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल किया गया है तो प्रेजेंट परफेक्ट का जो कंटेक्स्ट है वो यूज किया जा रहा है, यानी कि प्रेजेंट में कंप्लीशन दिखाया जा रहा है। हैव के साथ क्या आना चाहिए था? वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी। यहाँ पर लिखा हुआ है स्ट्राइविंग, यहाँ पर आना चाहिए था स्ट्राइव्ड। अगर आप स्ट्राइविंग को सही देखना चाह रहे हैं, अगर आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, मतलब आप कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, तो आप स्ट्राइविंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी पड़ेगी। कंटेक्स्ट को, टेंस को और स्टेट को आपको कंटिन्यूटी में ले जाना पड़ेगा और स्ट्राइविंग के साथ यूज हो जाएगी आर स्ट्राइविंग। ये स्ट्रक्चर भी आप यूज कर सकते हैं। एक स्ट्रक्चर और है जो यहाँ पर यूज हो सकती है। अगर आप पूरे सेंटेंस को पढ़ेंगे और इसके ऑब्जेक्टिव मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे तो एक ऐसे एक्शन को रिफर किया जा रहा है जो दूसरी क्लोज लगाई गई है, ये ऐसे कंटेक्स्ट को जनरेट करने के लिए लगाई गई है। एक ऐसी सिचुएशन को रिफर किया जा रहा है जो कि प्रेजेंट में भी वैलिड है। दैट कल्चर्स के बारे में बताया गया है, दैट सीम टुडे टू बी इन क्लैश विद वन अनदर, मतलब जिन कल्चर्स के बारे में जो यहाँ पर ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, जिन कल्चर्स को प्रोड्यूस करने की बात की गई है, वो आज भी जो है इस सिचुएशन को आज भी वैलिड दिखाया गया है। उन कल्चर्स को आज भी, उस ब्रांड को आज भी वैलिड दिखाया गया है। मतलब एक ऐसे सिनेरियो को आपके सामने रखा गया है जो कि प्रेजेंट के पॉइंट पर भी वैलिड है। और हैव लगाकर यह भी बताया गया कि कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ होगा। देखिए हैव यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट का जो एक्शन होता है उसका केवल कंप्लीशन प्रेजेंट में होता है।
एक्शन का स्टार्ट पॉइंट पास्ट में होता है। कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट होता है, ये हमारा प्रेजेंट है। कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट होता है और पास्ट में चलता है, प्रेजेंट पे केवल उसका कंप्लीशन होता है। तो इस कंप्लीशन को दिखाने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट लगा देते हैं। लेकिन अगर पूरे एक्शन पे ध्यान दे तो पास्ट में स्टार्ट हुआ एक्शन होता है और पास्ट में वो कुछ समय के लिए चला भी होता है। तो यहाँ पर एक ऐसे सिनेरियो का सेंस, एक ऐसे मीनिंग का सेंस यहाँ पर आ जाता है कि कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ होगा और प्रेजेंट के लिए भी वैलिड है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी यहाँ पर लगा सकते हैं। हालांकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को ऑब्वियस वे में, नोटिसेबल वे में वहां लगाया जाता है जहां पर आपको ड्यूरेशन दी हो या कोई पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो, कोई ड्यूरेशन दी हो कि इस ड्यूरेशन के लिए चला, इस ड्यूरेशन के लिए पार्शियल कंप्लीशन दिखा दो, यहाँ पर कंटिन्यूटी दिखा दो। या फिर कोई पॉइंट दिया हो कि इस पॉइंट पर ये एक्शन स्टार्ट हुआ था, इस पॉइंट पर ये एक्शन स्टार्ट हुआ, चलता रहा, अभी भी चल रहा है। तो इतने समय का जो कंप्लीशन आ गया उसको पार्शियल कंप्लीशन दिखाने के लिए परफेक्ट लगा दो, यहाँ पर कंटिन्यूटी दिखा दो। हालांकि ऐसा कोई ड्यूरेशन, पीरियड ऑफ टाइम या ऐसा कोई पॉइंट ऑफ टाइम सेंटेंस में नहीं दिया है पास्ट से रिलेटेड, लेकिन एक लॉजिकल सेंस पढ़ के सेंटेंस को ये लग रहा है कि कोई एक्शन ऐसा होगा कि जो पास्ट में स्टार्ट हुआ होगा किसी भी टाइम पर, हमें नहीं पता, और प्रेजेंट में भी वैलिड है, तो इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी बनाया जा सकता है। लेकिन बहुत ज्यादा सही स्ट्रक्चर वो नहीं है, सेंस कंटेक्स्ट के हिसाब से वो बनाया जा सकता है। यानी कि हैव बीन स्ट्राइविंग भी आप यहाँ पर कर सकते थे, कोई गलती नहीं होगी इसमें। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो आपके किताबों में जो सॉल्यूशन दिए रहते हैं वहां पर हैव बीन स्ट्राइविंग लिखा हुआ आपको मिल सकता है। मैनी ऑफ अस हैव स्ट्राइव्ड या आर स्ट्राइविंग या हैव बीन स्ट्राइविंग कर दो, वो भी सही है, गलती यहीं पर थी। अब स्ट्राइव तो जो है इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, इसके बाद तो ऑब्जेक्ट होगा नहीं। आगे क्या लिखा हुआ है, टू प्रोड्यूस, 2 + V1, यानी कि ये हो गया इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव नाउन भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव भी हो सकते हैं और एडवर्ब भी हो सकते हैं। यहां पर वो नाउन तो हो नहीं सकता, क्योंकि नाउन होता तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के फंक्शन में आता। ऑब्जेक्ट वो यहां पर हो नहीं सकता क्योंकि ट्रांजिटिव नहीं, इंट्रांजिटिव वर्ब है। सब्जेक्ट की यहां पर आवश्यकता नहीं, स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट शुरू में आ गया तो नाउन तो वो है नहीं। एडजेक्टिव भी नहीं है क्योंकि एडजेक्टिव होता तो किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आता, कोई नाउन आसपास लिखा ही नहीं है। फिर ये है एडवर्ब। जब इन्फिनिटिव 2 + V1 एडवर्ब होता है तो वो होता है एडवर्ब ऑफ रीजन, यानी कि एडवर्ब पर्पस। वो बताता है इस वर्ब के, इस एक्शन के पर्पस को, रीजन को, कि ये एक्शन क्यों किया जा रहा है, वाई का रिप्लाई होता है, और इसको हम कह देते हैं एडवर्ब ऑफ पर्पस। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूं, या इतने को इरेज करते हैं। प्रोड्यूस, अब देखिए इन्फिनिटिव हो तो गया ये एडवर्ब ऑफ रीजन, लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब है। वर्ब का एट्रीब्यूट चेक किया प्रोड्यूस में तो हमने पाया कि ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, इसके बाद भी इसका ऑब्जेक्ट आना चाहिए। कहां लिखा है इसका ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट लिखा है अ ब्लेंड। ब्लेंड हो गया नाउन, और चूंकि काउंटेबल नेचर का नाउन है तो हमने ए आर्टिकल लगा दिया उससे पहले। ब्लेंड का मतलब क्या होता है, ब्लेंड का मतलब होता है अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट थिंग्स, अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट थिंग्स, अ मिक्सचर of different things या आइडियाज। यहां पर कल्चर के मिक्सचर की बात की जा रही है। किसके मिक्सचर की बात की जा रही है, उसको रिलेट करने के लिए ऑफ प्रीपोजिशन लगा के ऑल कल्चर्स लिख दिया। कल्चर भी जो है कॉमन काउंटेबल नाउन है, इसलिए हम उसको प्लूरल कर पाए। प्लूरल नाउन आ गया आपका, और ऑल लग गया उससे पहले डिटर्मिनर। ऑल को प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जा सकता है। ऑल कल्चर्स, प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट, ये प्रीपोजिशन फ्रेज हो गई। ब्लेंड के लिए ब्लेंड नाउन था तो इस प्रीपोजिशन फ्रेज को मैं कहूंगा एडजेक्टिव फ्रेज। आगे चले, अब देखिए जो डेट लगाया गया है, अब मैं यहाँ पर इसको इरेज कर देता हूं, मुझे थोड़ी और जगह चाहिए होगी। अभी जो डेट लगाया गया है ये है रिलेटिव प्रोनाउन के फंक्शन में, रिलेटिव प्रोनाउन कल्चर्स के लिए। इसका एंटीसीडेंट क्या है, कल्चर्स। अब चूंकि कल्चर्स प्लूरल था तो डेट को भी आप प्लूरली कंसीडर करोगे, चूंकि रिलेटिव प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट भी हो जाएगा। रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो रिलेट करने के लिए लगाए जाते हैं अपने एंटीसीडेंट को सबऑर्डिनेट क्लोज से, और वो कंजंक्शन भी हो जाते हैं, और चूंकि वो प्रोनाउन है तो वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के फंक्शन में भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर डेट क्या बन रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है। कैसे पता चला मुझे, क्योंकि उसके तुरंत बाद क्या लिखी हुई है, मेन वर्ब लिखी हुई है, तो इट मीन्स ये यहाँ पर सब्जेक्ट ही बन रहा है।
और मेन वर्ब भी ऐसी जो कि लिंकिंग नेचर की वर्ब है। तो ऑब्जेक्ट तो इसे चाहिए ही नहीं था, सब्जेक्ट ही चाहिए था, सब्जेक्ट बना दिया रिलेटिव प्रोनाउन को। कल्चर्स एंटीसीडेंट के लिए लिखा है। चूंकि कल्चर्स प्लूरल था, डैड का अपना कोई सिंगुलर प्लूरल कोई नंबर नहीं होता, डैड का नंबर डिपेंड करता है इस पर, कल्चर्स पर, इस मतलब एंटीसीडेंट पर, जिसके लिए वो, जिसको रिलेट करने के लिए वो आया है। तो डैट हो गया हमारा प्लूरल प्रोनाउन यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट। उसके हिसाब से सीम लिखा हमने, सीम्स नहीं लिखा, ये कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं। अब सीम यहां पर लिंकिंग नेचर की वर्ब है। लिंकिंग नेचर की वर्ब के बाद आना चाहिए उसका कॉम्प्लीमेंट। कहां है इसका कॉम्प्लीमेंट? क्या इसका कॉम्प्लीमेंट टुडे है या टू बी है? देखिए इसका कॉम्प्लीमेंट टू बी है, टू प्लस बी वन इन्फिनेटिव। तो टुडे को बीच में क्यों लिख दिया गया? वो इसलिए क्योंकि आगे की स्ट्रक्चर ही आपकी ऐसी है। इन्फिनेटिव में जो आपने यूज किया है वो खुद एक लिंकिंग नेचर की वर्ब है, और लिंकिंग नेचर की वर्ब के बाद उसका कॉम्प्लीमेंट लिखना था आपको इन क्लैश। अगर आप टुडे को इस पूरी स्ट्रक्चर के बाद लिखते तो पता नहीं चलता कि ये टुडे सीम के लिए आया है या क्लैश के लिए आया। ठीक है, तो मतलब थोड़ा सा मीनिंग में थोड़ा सा फर्क आ सकता था, इसलिए स्ट्रक्चर को सही से लिखने के लिए, एक लॉजिकल मीनिंग को कन्वे करने के लिए टुडे को हमने पहले लिख दिया। सॉरी, फिर से रिपीट करता हूं। देखिए टुडे क्या है? टुडे एडवर्ब ऑफ टाइम है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। टुडे एक एडवर्ब ऑफ टाइम है। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या करते हैं? किसी भी एक्शन का टाइम बताते हैं। कोई भी एक्शन जब होता है तो किस टाइम पे हुआ वो ये बताने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर हमारी एक वर्ब है सीम और एक वर्ब है हमारी बी। ये जो बी है ये भी तो वर्ब ही तो है, ये इन्फिनेटिव में लिखी है तो नॉन फाइनाइट वर्ब ही तो है ये। अब यहां पर दो वर्ब है, अगर आप टुडे को टू बी के बाद लिखते तो ये कंफ्यूजन हो जाता कि टुडे सीम के लिए आया है या बी के लिए आया है। बी का कॉम्प्लीमेंट क्लैश है, तो यदि कि क्लैश के टाइम को बताने के लिए आया कि क्लैश कब हुआ, या क्लैश सीम, या ये सीम कब हो रहा है। तो ये कंफ्यूजन हो जाता है जब हम किसी एडवर्ब ऑफ टाइम को इस तरह की स्ट्रक्चर में लिखते हैं। हमें ये पता ही नहीं चलता कि ये सीम के लिए लगाया हमने या बी के लिए लगाया है। तो इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए, इस कंफ्यूजन से बचने के लिए टुडे को हमने इस लिंकिंग वर्ब के कॉम्प्लीमेंट से पहले ही लिख दिया। ठीक है, मैं ये टूटी फूटी स्ट्रक्चर जो आपके सामने आ जाती है ना, यही आपको सबसे ज्यादा परेशान करती है कि यार सर ने तो ऐसा बताया था लेकिन लिंकिंग वर्ब के बाद तो उसका कॉम्प्लीमेंट लिखा ही नहीं है, लिंकिंग वर्ब के बाद तो एडवर्ब टाइम लिख दिया, अब ये क्या गड़बड़ हो गई। तो यहां पर जो है इस तरह से दिमाग लगाने की कोशिश करनी है। हमारा जो सेंटेंसेस का जो ग्रामेटिकल अरेंजमेंट होता है, हम कोशिश करते हैं कि हम एक मीनिंगफुल कन्वर्सेशन, एक मीनिंगफुल आइडिया को कन्वे कर सकें। तो सेंटेंस को, इन शब्दों के समूह को, अरेंजमेंट को, पैटर्न को मीनिंगफुल बनाने के लिए कि जो भी इसको सुने, जो भी इसको पढ़े, उसको क्लियरली सब कुछ समझ में आ जाए, कंफ्यूजन ना हो। हम कई बार सेंटेंस के स्ट्रक्चर में थोड़ा आगे पीछे कर देते हैं, कोई बात नहीं, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। That seem today to be in clash। अब देखिए बी लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब को भी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया ये प्रीपोजिशनल फ्रेज इन क्लैश। क्लैश का मतलब हो गया डिसएग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट। ठीक है, इन क्लैश प्रीपोजिशनल फ्रेज बी लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट होगी। लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हो सकती हैं, चूंकि मैं पहले बता चुका हूं कि जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है वो एडजेक्टिव और एडवर्ब के फंक्शन में आ जाती हैं। चूंकि प्रीपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव के फंक्शन में आ सकती हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट भी बन सकती हैं। अब ये क्लैश के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए हमने एक और प्रीपोजिशन फ्रेज लगाई, विद वन अनदर, और विद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया वन अनदर। ठीक है, अब ये विद वन अनदर, ये जो प्रीपोजिशन फ्रेज है क्लैश के लिए आई है, तो ये एडजेक्टिव, ये प्रीपोजिशन फ्रेज क्लैश के लिए एडजेक्टिव फ्रेज हो गई। ये हो गया आपका 115वां सेंटेंस। गलती यहां पर थी। इसी तरह से जो है आपको सिंटैक्टिकल एनालिसिस करना है। क्योंकि मैं आपको समझा रहा था, चीजों को एक एक खोलकर बताना पड़ता है, बार बार समझाना पड़ता है, तो मुझे समय ज्यादा लग जाता है। लेकिन जब आप इस अप्रोच की घर पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका समय जो है धीरे धीरे कम होने लगेगा। 200, 400, 500 सेंटेंस लगाकर आपका
अंडरस्टैंडिंग, आपकी क्लैरिटी इतनी अच्छी हो जाएगी सेंटेंस को लेकर, ग्रामेटिकल अरेंजमेंट को लेकर, कि आप सेंटेंस की स्ट्रक्चर को देखते ही समझ जाएंगे कि यहाँ पर किस तरह की स्ट्रक्चर यूज हुई है, किस तरह का मीनिंग जनरेट करने के लिए। फिर इतना समय नहीं लगेगा। शॉर्टकट के पीछे मत भागिए, अपनी समझ को डेवलप कीजिए। यहाँ पर एक बात लिखी गई है जो अब्राहम लिंकन के द्वारा कही गई है, द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट योर फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। अगर आप चाहते हैं कि आपके फ्यूचर में कुछ ऐसा हो तो आप उसे क्रिएट कीजिए। प्रिडिक्ट करने का जो सबसे सही तरीका है उसको क्रिएट करना है। वो मेहनत कीजिए, उस तरीके से अपने कदमों को बढ़ाइए, उस डायरेक्शन में आपकी डायरेक्शन सही हो, आपके मेथड सही हो। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सेंटेंस की स्ट्रक्चर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद।